कभी सोचिए, किसी की जान बचाने के लिए खून देने की जरूरत पड़े, लेकिन ये बताया जाए कि आप खून नहीं दे सकते। भारत में ये कई लोगों के लिए एक सच्चाई है। ये एक ऐसी बहस है जिसमें विज्ञान, सुरक्षा और पहचान जैसे कई मुश्किल सवाल एक साथ उलझ जाते हैं। तो चलिए इस पूरे मामले को जरा समझते हैं। देखिए, ये सवाल सिर्फ कोई थियरी नहीं है। जब ब्लड बैंक्स में खून की कमी होती है तो ये जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। तो फिर वो कौन से नियम हैं जो ये तय करते हैं कि कौन मदद के लिए आगे आ सकता है और कौन नहीं? और यहीं पर भारत की मौजूदा पॉलिसी की एक कड़वी सच्चाई सामने आती है। कुछ खास समुदायों पर खून दान करने पर पूरी जिंदगी के लिए पाबंदी है। ये एक ऐसा नियम है जो न सिर्फ किसी की जान बचाने की क्षमता पर असर डालता है, बल्कि समाज में बराबरी और इंसाफ को लेकर भी बड़े सवाल खड़े करता है। तो आखिर इस पाबंदी के पीछे तर्क क्या दिया जाता है? आइए जरा इन नियमों को और ये कैसे काम करते हैं इसे समझते हैं। ये सब शुरू हुआ 2017 के गाइडलाइंस से। इन नियमों में इन समुदायों को एचआईवी और हेपेटाइटिस जैसे इन्फेक्शंस के लिए हाई रिस्क मान लिया गया। और नतीजा ये हुआ कि इन पर खून दान करने को लेकर पूरी जिंदगी की पाबंदी लगा दी गई। तो फिर सरकार इतने बड़े बैन को डिफेंड कैसे करती है? उनका जो पूरा तर्क है वो एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर टिका है, और वो आइडिया है जीरो रिस्क का, मतलब कोई भी जोखिम नहीं। भारत के चीफ जस्टिस की ये एक लाइन सरकार के पूरे तर्क को समझा देती है। संक्रमण का 1% भी मौका नहीं होना चाहिए। जब खून की सुरक्षा की बात आती है तो उनके लिए जरा सा भी रिस्क बहुत बड़ा रिस्क है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखने के लिए 3 मेन पॉइंट्स रखे हैं। पहला, कि आंकड़े बताते हैं कि इन ग्रुप्स में इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा होता है। दूसरा, कि जिसे खून चढ़ाया जा रहा है उसकी सुरक्षा सबसे पहले आती है। और तीसरा, कि आज की जो मॉडर्न टेस्टिंग है उसकी भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो ये विंडो पीरियड क्या बला है? ये सरकार के तर्क का सबसे जरूरी हिस्सा है। देखिए, ये वो खतरनाक शुरुआती टाइम होता है जब कोई व्यक्ति इन्फेक्ट हो चुका होता है, लेकिन कोई भी टेस्ट, चाहे वो कितना भी एडवांस क्यों ना हो, वायरस को पकड़ नहीं पाता। सरकार का कहना है कि इसी छोटे से अनजाने जोखिम से बचने के लिए इतना बड़ा बैन लगाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में बहुत सावधानी वाला रुख अपनाया है। उन्होंने मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय को चैलेंज करने से मना किया है और इन कानूनी चुनौतियों को लग्जरी लिटिगेशन तक कह दिया। मतलब ये कि किसी एक व्यक्ति का खून दान करने का अधिकार किसी जरूरतमंद मरीज को सुरक्षित खून मिलने की जरूरत से बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जीरो रिस्क वाला तरीका ही इकलौता रास्ता है? जब हम भारत से बाहर नजर दौड़ाते हैं तो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखती है। दुनिया भर में साइंस और पॉलिसी दोनों ही एक नए रास्ते पर आगे बढ़ रही हैं। जरा अमेरिका के सफर को देखिए। 1985 में उन्होंने भी भारत की तरह ही लाइफ टाइम बैन से शुरुआत की थी, लेकिन फिर चीजें बदलने लगीं। 2015 में यह बैन 1 साल के इंतजार में बदला। 2020 में यह और कम होकर सिर्फ 3 महीने रह गया, और फिर 2023 में आया एक बहुत बड़ा बदलाव। उन्होंने पूरी तरह से किसी के व्यक्तिगत जोखिम का आकलन करना शुरू कर दिया। ये एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी है। और हाँ, अमेरिका इस मामले में अकेला नहीं है। ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, दुनिया भर के बड़े बड़े देश अपनी पॉलिसी बदल रहे हैं। वो इस सोच से दूर जा रहे हैं कि किसी की पहचान उसे जोखिम भरा बनाती है। इस नए मॉडल को कहते हैं इंडिविजुअल डोनर असेसमेंट या आईडीए। इसका जो मूल सिद्धांत है वो बहुत सिंपल है। ये मत पूछो कि कोई कौन है, ये पूछो कि उसने हाल ही में क्या किया है। मतलब ये किसी की पहचान पर नहीं, बल्कि उसके व्यवहार पर फोकस करता है और सबके लिए एक जैसे नियम लागू करता है। तो असल में ये काम कैसे करता है? ये काफी सीधा है। हर डोनर से कुछ खास सवाल पूछे जाते हैं। पहला, क्या पिछले 3 महीनों में आपके कोई नए या एक से ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स थे? अगर जवाब हाँ है तो दूसरा सवाल, क्या आपने इस दौरान एनल सेक्स किया? अगर दोनों का जवाब हाँ है तो आपको 3 महीने इंतजार करना होगा, नहीं तो आप खून डोनेट कर सकते हैं। बस इतना सिंपल। तो अब जब हम इस ग्लोबल बदलाव को समझ चुके हैं तो चलिए भारत वापस लौटते हैं। यहाँ पहचान और व्यवहार के बीच का ये टकराव एक राष्ट्रीय बहस का सेंटर पॉइंट बना हुआ है। यहाँ 2 मॉडल बिल्कुल आमने सामने हैं। भारत की पॉलिसी जो पहचान पर आधारित है और उसका नतीजा है लाइफ टाइम बैन, और दूसरी तरफ है इंटरनेशनल आईडीए मॉडल जो व्यवहार पर आधारित है और उसका नतीजा कुछ खास मामलों में सिर्फ 3 महीने का एक टेम्पररी वेटिंग पीरियड है। ये सोच का एक बुनियादी फर्क है। याचिकाकर्ताओं की वकील जैना कोठारी इस तर्क को एक लाइन में बहुत अच्छे से रखती हैं। वो कहती हैं कि जोखिम किसी के असुरक्षित काम में होता है
उसकी पहचान में नहीं। और वो इस सीधे सीधे विरोधाभास की तरफ इशारा करते हैं। एक समलैंगिक पुरुष जो सालों से एक ही पार्टनर के साथ सेफ रिलेशनशिप में है, वो खून नहीं दे सकता, लेकिन एक विषमलैंगिक व्यक्ति जिसके कई पार्टनर्स हैं और जो शायद अनसेफ बिहेवियर में इन्वॉल्व है, वो खून दे सकता है। ये एक ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन है जो इस पॉलिसी के लॉजिक पर ही सवाल उठाता है। तो आखिर में बात दो अलग अलग रास्तों पर आके रुकती है, जिनका लक्ष्य एक ही है, एक सेफ ब्लड सप्लाई को पक्का करना। ये पूरी बहस दो अलग अलग फिलॉसफी पर आके टिक जाती है। एक तरफ है ग्रुप को बाहर करना, मतलब एक बड़ा जाल फेंकना ताकि कोई भी संभावित रिस्क बच न पाए और पूरे के पूरे ग्रुप्स को बाहर कर दिया जाए। दूसरी तरफ है व्यक्तिगत मूल्यांकन, जो मॉडर्न साइंस का इस्तेमाल करके हर एक व्यक्ति के असली मौजूदा रिस्क को समझने की कोशिश करता है। तो ये सिर्फ एक नियम की बात नहीं है, ये एक बुनियादी चॉइस की बात है। क्या समाज को सिर्फ आंकड़ों के आधार पर पूरी तरह सावधानी बरतनी चाहिए, या फिर व्यक्तिगत अधिकारों और मॉडर्न साइंस पर भरोसा करना चाहिए? और यही वो मौलिक सवाल है जो इस पूरी बहस के दिल में है। कोई भी समाज जोखिम, विज्ञान और अधिकारों के बीच सही बैलेंस कैसे बना सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार करना हम